नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। और बीएससी पार्ट थर्ड का जो ये चैप्टर चल रहा है अपना रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड वाला, वो इस लेक्चर में अपने कंप्लीट कर देंगे। बीएससी पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर 7 का ये लास्ट लेक्चर होगा जो अपना चल रहा है। सबसे पहले तो आपको जो बचा हुआ है, अपन ने लास्ट लेक्चर पे दोस्तों जो वलय का विलक्षण था उसके बारे में पढ़ा था कि वलय का विलक्षण क्या होता है कि कोई भी वलय है R, उसका विलक्षण वह छोटे से छोटा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है जिसको वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर देते हैं तो 0 आ जाता है। और साथ में ये भी बताया था कि अगर किसी वलय का विलक्षण मान लो अपने को प्राप्त नहीं होता है तो उसके विलक्षण को आप 0 या अनंत मान सकते हो। जैसे Z प्लस डॉट वलय है, Q प्लस डॉट है, परिमेय संख्याओं की वलय, इसके अलावा रियल नंबर की वलय जो R प्लस डॉट है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वलय है C प्लस डॉट है, इन सब का विलक्षण या तो 0 होता है या अनंत होता है। ऐसे Z7 का विलक्षण 7 होता है। फाइनाइट में तो सीधा बता देंगे, Z5 का विलक्षण 5 होता है, Z9 का विलक्षण 9 होता है। ये सारा पढ़ा था अपन ने। इसके आगे अपन चले तो एक अपना टॉपिक और है पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का विलक्षण। वलय का तो अपन ने पढ़ लिया था, अब नेक्स्ट डालेंगे पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का विलक्षण। एक जैसी परिभाषा है इसलिए दोनों के लिए काम में आ गई, तो यह लिख दिया है पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का विलक्षण। या का मतलब ये मत समझना कि पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र बोला जाता है, नहीं, दोनों के लिए एक जैसी डेफिनेशन है इसलिए यह लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड ए फील्ड क्या होता है, एक बार आप डेफिनेशन समझना। माना कि कैपिटल D एक पूर्णांकीय प्रांत, माना कि कैपिटल D भाई इंटीग्रल डोमेन होता है उसको कैपिटल D लिख दो, या ID एक पूर्णांकीय प्रांत, वह क्षेत्र F है। मान लो कैपिटल D तो एक पूर्णांकीय प्रांत है और एक क्षेत्र F है, तब इनका विलक्षण, मतलब दोनों का एक जैसी परिभाषा है इसलिए एक साथ लिख रहे हैं, तब इनका विलक्षण है वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n होता है कि तब इनका विलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n होता है कि n डॉट 1 बराबर कितना आ जाए 0, n डॉट 1 बराबर 0। और ये 1 क्या है, 1 है वो पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का जो गुणन तत्समक अवयव होता है। भाई पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, जिसमें शून्यभाजक रहित भी होता है, तत्समक भी होता है और क्रम विनिमय होता है, और क्षेत्र में भी तत्समक होता है। तो मैं लिख देता हूं हियर, यहां 1 क्षेत्र, यहां पूर्णांकीय प्रांत का गुणन तत्समक अवयव है। गुणन तत्समक अवयव है, ठीक है। जैसे Z7 में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 7 बनेगा कि 7 को 1 से गुणा कर देते हैं तो Z7 में कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। एग्जाम्पल, Z7 प्लस 7 डॉट 7 पूर्णांकीय प्रांत भी है, क्षेत्र भी है, का अभिलक्षण है
7 है, क्योंकि 7 को आप .71 करोगे तो कितना आ जाएगा 0। इसके अलावा बताओ इस 7 से छोटा कोई नंबर ऐसा मिल सकता है क्या जिसको 1 से गुणा करे तो 0 आ जाए? नहीं पॉसिबल है। चलो ठीक है, तो इसका विलक्षण ये हो जाएगा। अच्छा 0 नहीं लेना है, इसमें 0 नहीं लेना है, तो 0 से लेकर 6 तक, तो 7 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया। धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 तो धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है। धनात्मक पूर्णांक तो 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4। तो 1 को 1 से गुणा करने से 0 नहीं होता है, 1 को 2 से नहीं होता है, 2 को 1 से भी नहीं होता है, 3 को 1 से, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 0। फिर 7 के बाद में अगला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक आएगा 14 को 1 से करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 7 है, तो इसका विलक्षण कितना हो गया 7। अब नीचे लिख सकता हूँ कि मान लो इस प्रकार का आपको n ना मिले, तो उसमें जैसे वलय में मैंने बताया था कि आपको n डॉट, वलय के अंदर अपन ने क्या बताया था कि वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से 0 हो। इस प्रकार का अगर n ना मिले तो वलय का विलक्षण 0 या अनंत होता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे है, तो नोट पॉइंट में मैं लिख दूँ कि यदि क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत में इस प्रकार के n का अस्तित्व न हो, इस प्रकार के n का अस्तित्व न हो तो क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण जीरो या इनफाइनाइट होता है, 0 या इनफाइनाइट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे z प्लस डॉट है, z प्लस डॉट इज इंटीग्रल डोमेन, ID इंटीग्रल डोमेन है विद करेक्टरिस्टिक इसका करेक्टरिस्टिक 0 या इनफाइनाइट पूर्णांकीय प्रांत है। ऐसे ही Q प्लस डॉट रियल नंबर वाला, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट कॉम्प्लेक्स वाला, ये सारे के सारे क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। R फील्ड्स, ये सारे क्षेत्र हैं विद करेक्टरिस्टिक 0 या फिर 0 और इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें आपको ऐसा धनात्मक पूर्णांक मिलेगा ही नहीं जिसको 1 से गुणा करने से 0 हो जाए। इनमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इनके विलक्षण 0 या इनफाइनाइट जैसे वलय में बताया था ना, वैसा का वैसा है। चलो ठीक है दोस्तों, इसको उतारिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अगर आपने वलय का विलक्षण अच्छे से पढ़ा था तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, एक डेफिनेशन और बता देता हूं मैं, आप सब लोग इसको कीजिए। मॉड्यूलर फील्ड की डेफिनेशन बता देता हूं, मॉड्यूलर क्षेत्र। फिर मैं कल से अपना अगला चैप्टर चालू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। अच्छा हटा दूँ इसको। जितने भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम्स मैं आपको करा रहा हूँ, इन नोट्स के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इनके बाहर कुछ भी मत पढ़ना। मॉड्यूलर फील्ड,
मॉड्यूलर फील्ड क्या होता है? वह क्षेत्र जिसका विलक्षण है अशून्य हो, अगर नॉन जीरो विलक्षण है, जैसे Z7 + 7.7 का विलक्षण कितना था, उसका विलक्षण 7 आ रहा था। Z5 + 5.5 का विलक्षण कितना होता है, 5 होता है, तो उनको कहा जाता है मॉड्यूलर फील्ड। तो क्या पता पूछ ले कोई डेफिनेशन, ऐसे लिखा देता हूँ, वह क्षेत्र जिसका विलक्षण वह क्षेत्र जिसका विलक्षण अशून्य हो वह मॉड्यूलर क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसका विलक्षण अशून्य हो वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलर क्षेत्र। एग्जाम्पल Z5 + 5.5 मॉड्यूलर क्षेत्र है क्योंकि अभिलक्षण 5 है। Z7 + 7.7 मॉड्यूलर क्षेत्र है क्योंकि अभिलक्षण कितना है? 7 है। तो जिसका विलक्षण भी नॉन जीरो होता है वो क्या कहलाते हैं? मॉड्यूलर फील्ड। आप ये डेफिनेशन भी कीजिए। एक लास्ट थ्योरम दोस्तों बची हुई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन बता देता हूं जो अपनी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ में अपन कर लेते हैं। अपनी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक तो वो कर लेना कि जो मैंने वो यूनिट्स वाला क्वेश्चन बताया था ना कि भाई सिद्ध करो कि अपना क्रम विनिमय तत्सम की वलय है कोई भी, उसके जो यूनिट्स का जो समुच्चय होता है वो अपना गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। वो 2020 में लिखाया था, वो 2020 में नहीं आया था। उसका ध्यान रखना, वो क्वेश्चन 2019 में आया था। 2020 में वो नहीं आया, 2019 में आया था। तो वो यूनिट्स वाला क्वेश्चन है कि यूनिट्स का जो सेट होता है वो ग्रुप बनाता है, वो इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने गलती से वहाँ पे 2020 लिख दिया था, वो 2020 का क्वेश्चन नहीं था, वो 2019 का क्वेश्चन था। तो जो 19 का क्वेश्चन होता है वो 21 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन आया, हटा देता हूं मैं इसको। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार, आसान सा है। 19 का ही है ना? हाँ बिल्कुल 2019 का है। क्वेश्चन था, निम्न में प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। निम्न में प्रत्येक का एक उदाहरण दो। एक वलय जो शून्य भाजक सहित हो, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। एक वलय जो शून्यभाजक सहित हो। दूसरा है एक क्षेत्र जिसका विलक्षण शून्य हो। एक क्षेत्र जिसका विलक्षण शून्य हो। ये मैं 2019 का क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप वीडियोज़ को लाइक किया करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप वीडियोज़ को डाउनलोड मत किया करो, ऑनलाइन देखने की कोशिश किया करो, जिससे अपने को पता चले कि कितने बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कितने वॉच टाइम आ रहा है, उस हिसाब से पता चलता है। और अपने जो भी दोस्त हैं उन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक वलय जिसका विलक्षण 6 हो।
एक वलय जिसका अभिलक्षण 6 हो। आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। एक वलय जो शून्यभाजक सहित हो, Z6 + 6.6 शून्यभाजक सहित होता है। क्यों होता है? शून्यभाजक सहित की परिभाषा मैंने बताई थी। शून्यभाजक सहित की परिभाषा क्या बताई थी? अब लिख के थोड़ा ना बताना पड़ेगा इसका, तो सब कुछ बता दिया मैंने। एक वलय जो शून्यभाजक सहित हो, तो चलो लिख के बता देता हूँ, आया हुआ है तो। सॉल्यूशन फर्स्ट का Z6 + 6.6 एक शून्यभाजक सहित वलय होता है क्योंकि अब होता है तो क्यों होता है उसका रीजन, क्योंकि 2 और 3 होते हैं वो Z6 के नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं। तो मैं और अच्छे से लिखूं, टू होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट होता है Z6 का, 3 होता है वो भी नॉन जीरो एलिमेंट होता है Z6 का, बट 2 को .63 करने से क्या हो जाता है? 0। तो Z6 में 2 अशून्य अवयवों का गुणनफल 0 हो गया, तो शून्यभाजक सहित वलय है। दूसरा, एक क्षेत्र जिसका विलक्षण 0 हो, अभी मैंने बताया था Q+. लिख दो परिमेय संख्या वाला, या रियल नंबर वाला लिख दो, या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लिख दो। तो लिख देता हूं परिमेय संख्याओं का क्षेत्र परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q+. का अभिलक्षण 0 होता है। 0 या अनंत 0 होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं के क्षेत्र में, अब रीजन भी लिखो, क्योंकि परिमेय संख्याओं के क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है कि n.1 बराबर 0 हो। आपको कोई भी n ऐसा नहीं मिलेगा कि n.1 बराबर 0। क्या किसी धनात्मक नंबर को आप 1 से गुणा कर दो, क्या किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करने से 0 बन सकता है? नहीं। तो इसका जो अभिलक्षण है वो कितना हो गया? 0। तीसरा जो पार्ट है, एक वलय जिसका अभिलक्षण 6 हो, Z6 + 6.6 एक ऐसा वलय होता है जिसका अभिलक्षण 6 है, क्योंकि 6 को आप वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करोगे, संक्रिया गुणा में .6 है तो 0 हो जाएगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z6। 6 को वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से 0 हुआ। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से लिखा दिया। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको वो लिख के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह पूछ सकता है। अब दोस्तों इसको उतारिए और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लिया करो। सब कुछ आसान चीज़ें हैं, आप कंटिन्यू लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। अब जो मैं थ्योरम बताने जा रहा हूँ आपको, ये थ्योरम आई हुई है, देख लेता हूँ 2020 में आई है या नहीं आई। हाँ 2020 में आ गई, 18 में भी आई थी, 20 में भी आई थी। तो ऐसे नहीं है कि भाई 21 में नहीं आ सकती, 20 में आई है तो आ सकती है। रिपीट भी हो जाते हैं बहुत बार, है इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ज़्यादा। चले आप उतार लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये थ्योरम करने के लिए एक नोट पॉइंट काम में आएगा, तो वो नोट पॉइंट मैं पहले लिखा देता हूँ आपको। ये अंतिम थ्योरम है इस चैप्टर की, उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल हैं वो आपको बता दूंगा मैं, और फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपने 5 लेक्चर्स के अंदर। नोट पॉइंट जो काम में आएगा, नोट पॉइंट लिखना। भाई कोई पूर्णांकीय प्रांत है और पूर्णांकीय प्रांत में कोई अशून्य अवयव है, ठीक है, और अशून्य अवयव की कोटि मान लो अगर 0 है ना, कोई पूर्णांकीय प्रांत है D जिसमें अशून्य अवयव की कोटि मान लो 0 है, तो उस पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण हमेशा 0 होता है। और अशून्य अवयव की कोटि अगर n है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण n होता है। जैसे Z7 है, Z7 में कोई आपको पूछ ले 1 की कोटि कितनी है, भाई 7, 1 की कोटि 7 है, 2 की कोटि 7 है, 3 की कोटि 7 है, 4 की कोटि 7 है, तो इन सब का विलक्षण कितना हो जाएगा 7। तो लिखा देता हूं, किसी पूर्णांकीय प्रांत किसी पूर्णांकीय प्रांत कैपिटल D में अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो उसका विलक्षण 0 होता है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट की कोटि 0 है तो उसका विलक्षण 0 होता है, तथा अशून्य अवयव की कोटि n है तो अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो विलक्षण 0, अशून्य अवयव की कोटि n है तो उसका अभिलक्षण n होता है, तो उसका विलक्षण n होता है। अगर कोई भी पूर्णांकीय प्रांत है उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, जैसे Z5 में 2 की कोटि 5 होती है तो उसका विलक्षण भी 5 हो गया। तो ये नोट पॉइंट क्या है कि ये थ्योरम करने में काम में आएगा, तो मैंने ये लिखा दिया है आपको।
इसको उतारिए, फिर मैं अपनी लास्ट जो थ्योरम है उसके ऊपर चलता हूँ। चले, चलो उठा रहा हूँ मैं इसको। दो 2018 में भी आई है और 20 में भी आई है थ्योरम। सिद्ध करो कि थ्योरम क्या है, सिद्ध करो कि पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो 0 होता है या फिर कोई भी अभाज्य संख्या होती है। जैसे z प्लस डॉट है, उसका पूर्णांकीय प्रांत है, अभिलक्षण 0। q प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, अभिलक्षण 0। r प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, अभिलक्षण 0। z5 प्लस 5 डॉट 5 पूर्णांकीय प्रांत है, अभिलक्षण 5। z3 प्लस 3 डॉट 3 पूर्णांकीय प्रांत है, अभिलक्षण 3। तो मैं ये कहूँगा कि पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो 0 होता है या फिर अभाज्य संख्या होती है। कभी भी पूर्णांकीय प्रांत का जो विलक्षण है वो भाज्य संख्या नहीं बन सकती। मतलब किसी पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता। ऐसे नहीं होगा, या तो 0 होगा या फिर प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे आएगा। तो मैं लिखता हूँ सिद्ध करो कि पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण सिद्ध करो कि पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो 0 होता है या अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को बताओ, मैंने पहले ही बताया था क्या लिखा जा सकता है, अखंडनीय। खंड नहीं बनते हैं, अखंडनीय होता है। अभाज्य को अखंडनीय बोलते हैं, इसको खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं ना। तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो 0 होता है या फिर उसका क्या होता है, अभाज्य होता है। प्रूफ पार्ट की बात करें दोस्तों अपन, तो अपन एक पूर्णांकीय प्रांत लेंगे। माना कि कैपिटल D एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू D का अशून्य अवयव है। शून्य ना भी लिखो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब अशून्य अवयव है। मैंने कैपिटल D को एक पूर्णांकीय प्रांत मान लिया, और A है वो कैपिटल D का कोई अशून्य अवयव है। अभी नोट पॉइंट में क्या लिखा था कि अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 0 होगा। लिखता हूं, यदि ऑर्डर ऑफ A बराबर, इस O का मतलब तो होता है ऑर्डर, और ये 0 है। यदि ऑर्डर ऑफ A बराबर, इस O का मतलब तो ऑर्डर ऑफ A बराबर ये 0, ये नंबर वाला 0 है। यदि ऑर्डर ऑफ A बराबर 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का यदि ऑर्डर ऑफ ए, इस नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर अगर 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 0 होगा। ये तो पहला कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 0 हो गया, तो 0 होता है। यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर फाइनाइट नंबर, ऑर्डर ऑफ ए किसी भी अशून्य अवयव की कोटि परिमित आ जाए, अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर फाइनाइट नंबर है, माना P है, मान लो ऑर्डर ऑफ ए बराबर फाइनाइट नंबर, और फाइनाइट नंबर को क्या मान लिया, P है, तब पूर्णांकीय प्रांत का
अच्छा, ए एलिमेंट अशून्य अवयव की कोटि फाइनाइट नंबर पी आ गई, तो बताओ फिर पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण कितना होगा? पी। अभी पढ़ा था ना मैंने, अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 0, अशून्य अवयव की कोटि पी है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण का अभिलक्षण पी होगा। पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण कितना होगा? पी होगा। तो 0 है, अगर अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 0, अशून्य अवयव की कोटि फाइनाइट नंबर p है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण p, और इस p को मेरे को बताना है अभाज्य संख्या। क्या बताना है? अभाज्य संख्या होगा। हमें सिद्ध करना है कि यह p, बताओ क्या है? एक प्राइम नंबर है। हमें सिद्ध करना है कि यह p एक अभाज्य संख्या है। भाई p को अभाज्य बताना है आपको, तो अगर p को अभाज्य बता दिया तो सीधा सा हो जाएगा कि अगर पूर्णांकीय प्रांत में नॉन जीरो एलिमेंट है, अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण 0, अशून्य अवयव की कोटि फाइनाइट है तो पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट में p माना है तो अभिलक्षण p, और इस अभिलक्षण p को मेरे को क्या बताना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे अपन। इतना उतारिए दोस्तों, आप इसको कीजिए अपन। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, p को अभाज्य मान के नहीं चलेंगे, फिर लास्ट में बता देंगे कि भाई जो माना था वो गलत आया था। बताऊँ आगे? इतना उतार लीजिए आप। और अब इतना सा हिंट आपको दे दिया मैंने कि इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करूंगा, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभाज्य सिद्ध करने के लिए भाज्य मान के चलूंगा, और लास्ट में गलत आ जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा कि जो माना था वो गलत था। सही है ना बात? चले, लिख देता हूं। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसे हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। माना p अभाज्य संख्या नहीं है, यदि संभव हो तो माना p अभाज्य संख्या नहीं है। अतः अभाज्य संख्या नहीं है तो बताओ भाज्य होगी। भाज्य का मतलब खंडनीय होगी, तो p को दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, p1 और p2 में। और यहाँ पे ये लिख दो कि p1 है वो 1 के बराबर नहीं है, p2 है वो भी 1 के बराबर नहीं है। p1 p2 1 के बराबर नहीं है, और p1 है वो p से छोटा होता है, और p2 है वो भी p से छोटा होता है। जैसे 6 को 2 × 3 लिखते हैं ना, तो ये दोनों 1 1 के बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि 1 1 इनमें से एक भी 1 के बराबर आ गए तो फिर तो ये सीधी की सीधी कौन सी संख्या बन जाएगी? p अभाज्य बन जाएगी। लेकिन p को अभाज्य माना नहीं है, तो p1 p2 1 के बराबर नहीं है, और p1 वाला फैक्टर है वो भी p से छोटा, और p2 भी p से छोटा है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत में, अच्छा या फिर सीधा ही लिख देते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू d, इम्प्लाई अगर आप a डॉट a करोगे तो वो भी d में आएगा। अच्छा, पूर्णांकीय प्रांत होता है, एक चीज देखो, a एलिमेंट अशून्य अवयव है पूर्णांकीय प्रांत का, और पूर्णांकीय प्रांत होता है वो क्या होता है? शून्य भाजक रहित वलय होती है। शून्य भाजक रहित होती है, इसका मतलब दो अशून्य अवयवों का जो गुणनफल होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। तो a को a से गुणा करोगे तो ये 0 नहीं होता, और ये भी पूर्णांकीय प्रांत का आता है समवर्तता के नियम से, गुणा के लिए समवर्तता नियम। तो कहने का मतलब a² है वो भी अशून्य अवयव है पूर्णांकीय प्रांत का। a अशून्य अवयव पूर्णांकीय प्रांत का है, तो अशून्य है तो दो अशून्य अवयवों का गुणनफल कभी 0 नहीं होता, और रीजन लिख दूंगा शून्य भाजक रहित वलय। आप समझ जाओगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना सामने
लिख देना, क्योंकि कैपिटल डी एक शून्य भाजक रहित वाला होता है, तो दो अशून्य अवयवों का गुणनफल जीरो नहीं होता, तो ए डॉट ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए एलिमेंट है वो कैपिटल डी का शून्य एलिमेंट है पूर्णांकीय प्रांत का, और ए स्क्वायर भी पूर्णांकीय प्रांत का शून्य अवयव है। तो बताओ पूर्णांकीय प्रांत में दो अशून्य अवयवों की कोटि हमेशा सेम होती है। दोस्तों याद रखना, पूर्णांकीय प्रांत में दो अशून्य अवयवों की कोटि हमेशा कितनी होती है? सेम होती है। जैसे Z5 है, Z5 में 1 2 3 4 सबकी कोटि कितनी होगी? 5 होगी। Z7 में 1 2 3 4 5 6 सबकी कोटि 7 होगी। तो पूर्णांकीय प्रांत की याद रख लेना, ये विशेषता होती है कि पूर्णांकीय प्रांत में हमेशा दो अशून्य अवयवों की कोटि हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो लिखता हूं, हम जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत में दो अशून्य अवयवों की कोटि समान होती है। दो शून्य अवयवों की कोटि क्या होती है? समान। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? अशून्य अवयव ए है और ए स्क्वायर भी अशून्य अवयव है, तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा? पी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए को कितना माना है? पी माना है। अब देखो, जैसे अपन ने ये लिखते थे ना अपन पहले कि जैसे कोई एलिमेंट है कि ए एलिमेंट का ऑर्डर अगर 5 है तो 5 को ए से गुणा कर देते तो 0 आ जाता था, तभी तो अपन ऑर्डर को 5 लिखते थे ना जोड़ संक्रिया के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बराबर पी है, इसका मतलब पी को अगर आप ए स्क्वायर से गुणा करोगे तो हमेशा कितना होगा? 0। अरे जैसे आप ये देखो ना कि आयोटा है, आयोटा का ऑर्डर कितना होता है? 4 होता है, तो उसमें तो आयोटा की पावर 4 करने से आइडेंटिटी आता था। और ऐसे सम की बात करें तो जैसे Z5 है, Z5 के अंदर अच्छा 0 है ऑर्डर, अगर कोई भी p मानो कि जैसे Z5 में या Z6 की बात करूं तो 2 एलिमेंट होता है Z6 का, और 2 का ऑर्डर होता है 3। 2 का ऑर्डर कितना होता है? 3, क्योंकि 2 + 2 + 2 करोगे, 3 बार करोगे तो 0 हो गया, तो 3 बार करने से 0 होता है, 2 का ऑर्डर 3, तो 3 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो बताओ कितना होता है उसमें? Z6। यही समझा रहा हूँ मैं कि ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बराबर पी है, तो पी को ए स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो बताओ कितना आता है? 0। अब p की जगह आप यहाँ से P1 P2 लिख दो, तो P1 P2 डॉट ए स्क्वायर बराबर 0। और इस P1 P2 को दोस्तों अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि भाई इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस कितने टाइम्स P1 P2 टाइम्स बराबर 0 हो गया। और इस चीज़ को आप इस ए स्क्वायर को a इंटू ए लिखोगे तो इसको P1A डॉट P2A बराबर 0 लिख दो, P1A इंटू P2A बराबर 0 लिख दो। अच्छा, अब पूर्णांकीय प्रांत लेके चले हैं तो इनमें से दोनों में से एक तो 0 होगा, तो लिख देता हूँ या तो P1A बराबर 0, या तो P1A बराबर 0, या फिर P2A बराबर 0, या तो P1A बराबर 0 या P2A बराबर 0 हो गया। क्यों हो गया? रीजन ये है कि कैपिटल डी क्या है? एक पूर्णांकीय प्रांत है, और पूर्णांकीय प्रांत होता है वो हमेशा शून्यभाजक रहित होता है। शून्यभाजक रहित होता है तो दो एलिमेंटों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन लेके चलता हूँ कि इफ़ यदि ये 0 हो, P1A बराबर 0 हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना आ गया? P1 आ गया। ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना आ गया? P1 आ गया। ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर ऑफ ए को कितना माना था? P माना था, और ऑर्डर क्या होता है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ही तो होता है, और यहाँ तो P1 है वो P से छोटा है, P1 है वो P से छोटा है। तो बताओ ए का ऑर्डर आप P1 थोड़ी ना हो सकता है, ए का ऑर्डर P1 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का ऑर्डर तो कितना मान के चले थे अपन? P मान के चले थे।
जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी माना था, शुरू में ये माना था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी माना था, या ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी है, ऐसे लिख दो, ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी है, जबकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी है, इसका मतलब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पी है। ए का ऑर्डर होता है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है, और न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पी है, जबकि P1 छोटा है P से। तो ये भी लिख सकते हैं अपन कि P1 ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता। P1 ऑर्डर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए का ऑर्डर आपने न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक P को माना था, जबकि P1 तो P से भी छोटा आ गया, तो P1 अपना ऑर्डर नहीं हो सकता। दूसरा वाला केस भी यही है। दूसरा वाले केस में इफ़ P2 A बराबर 0 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A बराबर P2, और P2 बताओ किससे छोटा होता है, P से छोटा होता है, तो ये फिर से गलत आ गया, क्योंकि आपने A का ऑर्डर माना कितना था P, और आ कितना रहा है P2, और P2 तो किससे छोटा है P से, जो कि पुनः असत्य है। भाई ऑर्डर की परिभाषा गलत हो जाएगी ना ऐसे, तो अगर आपने ए का ऑर्डर P1 मान लिया तो फिर ये कंडीशन अपनी ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी ये गलत हो जाएगा, जबकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी मान के चले थे शुरू में। ऐसे ही P2 A बराबर 0, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर P2, जबकि P2 किससे छोटा है, P2 P से छोटा है, तो ये फिर से गलत आ गया। आपका ए का ऑर्डर P2 नहीं हो सकता, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना मान के चले थे, P मान के चले थे। तो दोनों ही केसेज में यहाँ पे दोस्तों कि अपने जो रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ये दोनों केसेज में तो या तो ये और या तो ये, तो ना तो P1 A बराबर 0 हो सकता, ना ही P2 A बराबर 0 हो सकता। तो फिर आगे मैं लिख दूंगा, एक बार आप इसको उतारिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो दोनों ही केस गलत हो गए, P1 A बराबर भी 0 नहीं है और P2 A बराबर भी 0 नहीं है। तो इसके बाद में दोनों गलत हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः हमारी परिकल्पना P अभाज्य संख्या नहीं है। P को अभाज्य नहीं माना था ना, दो फैक्टर में अपने तोड़ दिया था। अतः हमारी परिकल्पना P अभाज्य संख्या नहीं है। ये परिकल्पना बताओ क्या है, गलत है, गलत है। अतः स्पष्ट है कि P अभाज्य संख्या होगी। P क्या होगी बताओ, अभाज्य संख्या होगी। आपने P को अभाज्य संख्या नहीं माना था तो वो तो गलत आ गया था, तो P अभाज्य संख्या है। इसका मतलब दोस्तों ये निकला कि पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो 0 होता है या फिर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। इतना कर लो। इस प्रकार से अपने ये थ्योरम्स वगैरह का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब दो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल तो मैं शाम को डालूंगा, उसका सॉल्यूशन SSP AR मैथमेटिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ से देख लेना। और एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं अगला चैप्टर आपको बताऊँगा। ये वाला भी आप उतार लो। आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 3। मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 करना आपको है कॉपी में, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। अपने को दे रखा है कि भाई एक समुच्चय Zn दे रखा है, और अपन जानते हैं Zn में एलिमेंट 0, 1, 2 होते हैं, n-1 तक होते हैं, संक्रिया +n और डॉट n होती है। इसको बताना है क्रम विनिमय तत्सम की वलय बताना है। क्या क्या बताना है, क्रम विनिमय बताना है और तत्सम की बताना है और वलय बताना है। तो वलय के लिए 8 प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय और तत्सम की मतलब 10 प्रॉपर्टी बतानी है। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है,
प्लस एन की परिभाषा, तो योग मोड्यूलो एन की परिभाषा से देखो, अगर मान लो Zn के दो अवयव हैं A एंड B, अगर Zn के दो अवयव हैं तो A प्लस एन बी बराबर करोगे R बताओ क्या होता है, वेयर R का मान A प्लस बी करने के बाद, A प्लस बी में R का जो मान होता है वो A प्लस बी में N का भाग देने के बाद में, N का भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल है, देने के बाद प्राप्त शेषफल है। यही तो लिखा जाता है भाई, A प्लस बी का मान अगर 7 हो गया तो 5 का भाग दे दो, या R का मान 2 हो जाएगा, और R का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और हमेशा n से छोटा होता है, या n या n-1 के बराबर होता है। ये परिभाषा योग मोड्यूलो n की, जो देखो अपने यहाँ पे दे रखा है योग मोड्यूलो n की, कि A प्लस बी बराबर R न्यूनतम धनात्मक संख्या है जो A प्लस बी को n से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो और आप करोगे, इसलिए आप Zn के दो एलिमेंट उठाओगे, A प्लस एन बी करोगे तो वो भी किसका एलिमेंट बनेगा, अपना Zn का। तो देखो A प्लस बी Zn का एलिमेंट करोगे तो A प्लस एन बी करोगे तो यहाँ पे Zn में द्विआधारी संक्रिया हो गई। अरे भाई, अगर प्लस संक्रिया समवर्ता नियम की पालना करती है, अगर प्लस संक्रिया समवर्ता नियम की पालना करती है तो वो द्विचर संक्रिया हो जाती है। तो प्लस के लिए द्विचर संक्रिया हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद में अगला नियम दोस्तों जो आता है वो होता है साहचर्यता। साहचर्यता में आप क्या करोगे, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, साहचर्यता में आप देखो कि साहचर्यता में आप देखोगे कि यहाँ पे, अच्छा आप सब कुछ सही है भाई, A प्लस बी प्लस सी बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ABC होते हैं, वो इंटीजर होते हैं। अरे भाई, अपन ने Zn के अवयव होते हैं वो इंटीजर होते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी कर दो, चाहे आप A प्लस बी प्लस सी कर दो, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Z। ये इंटीजर होते हैं और अपन जानते हैं कि जो इंटीजर होते हैं हमेशा कौन से नियम की पालना करते हैं, अच्छा ठीक है, और जो इंटीजर होते हैं, यही तो बोल रहा था मैं, A प्लस बी प्लस सी कर दो, A प्लस बी प्लस सी कर दो, चाहे A प्लस बी प्लस सी कर दो, ये इंटीजर होते हैं, इंटीजर हमेशा साहचर्य नियम की पालना करते हैं। तो वही लिख रहा है नीचे कि A प्लस एन बी प्लस एन सी, बताओ ये क्या होता है, ये होता है A प्लस बी प्लस सी में n का भाग देने पर, A प्लस बी प्लस सी में n का भाग देने पर प्राप्त न्यूनतम धनात्मक संख्या। और आप A प्लस एन बी करोगे और प्लस एन सी करोगे तो ये भी वही होता है कि A प्लस बी प्लस सी में n का भाग देने पर प्राप्त न्यूनतम धनात्मक संख्या। तो आप इसको अपनी बुक से देखना, एग्जाम्पल नंबर 3 को बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। आगे हो गया प्लस एन संक्रिया के सापेक्ष। प्लस एन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, अपन जानते हैं, क्योंकि 0 प्लस एन ए करोगे तो वो ए आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Zn के लिए। इसका मतलब 0 हो गया, वो कौन सा हो गया, योज्य तत्समक अवयव हो गया। अच्छा, और प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम जैसे मान लो कि A एलिमेंट है वो Zn का, A एलिमेंट Zn के लिए n माइनस ए एलिमेंट है वो Zn में इस प्रकार होता है, मैं बोलूँगा n माइनस एन के लिए देयर एग्जिस्ट, A एलिमेंट Zn का है तो n माइनस ए Zn का एलिमेंट इस प्रकार होता है कि A प्लस एन माइनस ए करोगे तो बताओ फिर ये कितना आ जाता है, n, और n का मतलब कितना हो जाता है, 0। A प्लस एन, इस एलिमेंट में ये जोड़ोगे तो 0 हो जाता है, क्योंकि n बचेगा, n का मतलब 0 होता है, तो A का प्रतिलोम कितना हो गया, n माइनस ए। तभी तो अपन बोलते हैं Z5 में 1 का प्रतिलोम 4, 1 का प्रतिलोम होता है n माइनस ए, तो 1 का प्रतिलोम 5 माइनस 1 4, 1 का प्रतिलोम 4, 2 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 2, ऐसे होता है ना। तो A का प्रतिलोम n माइनस ए। ये सारे के सारे इंटीजर हैं, और तो प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता नियम की हमेशा पालना करेंगे, गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता भी हो जाएगी, तो सारे नियम लिख देना।
तो दोस्तों इसको तो आपको ये जो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसको अपनी बुक से करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 को अपनी बुक से करना है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप बता देना। साचरियता बहुत आसानी से हो जाएगी। क्रम विनिमयता, अगर आप Zn के दो एलिमेंट a और b, अगर Zn के एलिमेंट ले लेते हो तो a क्रॉस n b करो, चाहे b क्रॉस n a करो, b क्रॉस n a करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि Zn के एलिमेंट होते हैं इंटीजर होते हैं, इंटीजर आपस में गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता इंटीजर्स को। बस यही है। और बंटनता नियम को भी आप देख लेना दोस्तों। तो एग्जाम्पल नंबर 3 तो देखो आपको खुद को करना है। ये मैं थोड़ा सा हिंट दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में, समझाया नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 को तो अपनी बुक से खुद को करना है। और जो एग्जाम्पल नंबर 7 बचा एक, एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसका मैं सॉल्यूशन इवनिंग में डाल दूंगा आपको। SSP AR मैथमेटिक्स अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो खुद को करना है। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, सारे एग्जाम्पल्स, सारी थ्योरम्स, जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। और अब जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 8 चालू करूँगा, जो अपना क्षेत्र वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियोस को लाइक किया करो। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट है, और इसको अपनी बुक से देख के अच्छे से आप कर लेना। सब कुछ मैंने समझाया है, क्योंकि वलय बताना है तो वलय की सारी प्रॉपर्टी बतानी है। इसके बाद में आपको तत्सम की बताना है तो गुणन तत्सम अवयव आप जानते हैं, इसके अंदर 1 होता है तो 1 हो जाएगा। और तत्सम की बताना था, क्रम विनिमयता गुणा के लिए क्रम विनिमय होता ही है, वलय हो ही गई। और बंटनता नियम आप देख के बता देना, सब कुछ अपनी बुक में किया हुआ है। और ये एग्जाम्पल नंबर 7 है वो मैं आपको इवनिंग में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।